हेलो साथियों, मैं अमित वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर को हम 2 भागों में कवर करेंगे, जिसका प्रथम भाग हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। साथियों, आज मैं आपसे पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि जनन क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। साथियों, जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जितने भी सजीव हैं वो अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करने के लिए क्रिया करते हैं। ठीक है, और यह प्रक्रिया जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथियों, इसको हम आगे और विस्तार से समझेंगे। तो आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट। कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। साथियों, जैसे कि हमारी कोशिका होती है, सेल होती है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है यानी केंद्रक होता है, और केंद्र में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है साथियों, गुणसूत्र। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं साथियों, तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 46 गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए, जिसके द्वारा क्या होता है, मानव जो है, मनुष्य जो है, एक नए संतान की उत्पत्ति करता है, जिससे कि डीएनए के माध्यम से डीएनए में एक जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीन। तो इसके माध्यम से वो क्या करता है, अपनी तरह के ही एक नए जीव का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो डीएनए होता है इसमें आनुवांशिक गुण होते हैं। ठीक है, ये आनुवांशिक गुण क्या करते हैं, अपने समान नए जीव का निर्माण करते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल प्रतिकृति बनाता है। क्या बनाता है, प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। इससे क्या हो जाता है, कोशिकाओं में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये नई कोशिकाएं एक समान हैं परंतु समरूप नहीं। जैसे कि आपने देखा होगा, किसी भी माता पिता का बच्चा जो होगा उसके समान होगा। कैसा होगा, समान होगा, लेकिन समरूप नहीं होगा। समान का मतलब उसके भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे। ठीक है, उसके भी 1 नाक और 2 कान होंगे। ठीक है, बल्कि ऐसा नहीं है कि जैसी उसके माता पिता की नाक है वैसी सेम उसकी नाक हो। ठीक है, जितना हाथ लंबा उसका है उतना ही उसके संतान का हो, ऐसा संभव नहीं होता है। ऐसा अक्सर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, जिससे कि जहाँ पर आनुवांशिक गुण ज़्यादा मिल जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मिलने लगता है। ठीक है, विभिन्नता का महत्व। तो ये जो विभिन्नताएं आती हैं, ये मानव की संतानों में जो विभिन्नताएं आती हैं, इनका क्या महत्व है, इनका महत्व क्या है, तो इनका महत्व है लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी। तो जो लंबे समय तक जो प्रजाति की है, उस प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में ये विभिन्नताएं उपयोगी होती हैं। और ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार हैं। जैव विकास का आधार है। यदि सभी मनुष्य, सभी जीव एक समान हो जाएंगे, तब फिर कैसे जैव विकास का आधार हो पाएगा, कैसे जीवों का आधार हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जैव विकास का आधार भी है। अब जो प्रजनन होता है या जनन होता है या रिप्रोडक्शन होता है, ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अलैंगिक प्रजनन और नंबर 2 लैंगिक प्रजनन। तो आइए पहले हम देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। ठीक है, तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है, इसमें जो है
एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, यानी कि एक अकेला जीव जो है नए जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पर दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दो जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हो, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है अलैंगिक जीव में। ठीक है, नया जीव पैतृक जीव के समान तथा समरूप होता है। जो नया जीव बनेगा वो पैतृक जीव के, जिससे वो जीव बना है, उसके समान तथा समरूप होता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा। ठीक है, अभी आगे विस्तार से इसको नीचे समझेंगे। ठीक है, सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। ठीक है, यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। यह जो निम्न वर्ग के यानी कि छोटे वर्ग के जीवों में अधिकतम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अलैंगिक जनन की क्रिया, यानी अलैंगिक प्रजनन के द्वारा जीवों की उत्पत्ति जो है निम्न जीव के वर्गों में पाई जाती है। अब बात करते हैं हम लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन में दो एकल जीव एक नर व एक मादा मिलकर जो है नया जीव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। अब एक नर मिलेगा और एक मादा मिलेगी, तो इसका जो स्पर्म होगा, इसका स्पर्म और इसका क्या होता है? अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु। जब ये मिलते हैं तो एक नए जीव, यानी ये इनके गुणसूत्र जब मिलते हैं एक जगह पर अंडाणु में, तो क्या होता है? एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर एक नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। क्या बनता है? एक नर का युग्मक बनेगा और एक मादा का युग्मक बनेगा, और इस प्रकार से नए जीव की उत्पत्ति होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, नया जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं। यहाँ पर जो नया जीव बनेगा वो आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों यानी कि माता पिता के समान होता है, लेकिन समरूप नहीं, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। ये जो होता है प्रजातियों में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, क्या? लैंगिक प्रजनन। ठीक है, यह उच्च वर्गों के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि मनुष्य या मानव। ठीक है, अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां, यानी कि कितने प्रकार से अलैंगिक प्रजनन होना संभव है। तो इसकी पहली विधि है विखंडन। ये भी दो प्रकार की होती है। विखंडन जान लेते हैं पहले। इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। क्या होता है विखंडन में? एक कोशिका होती है जो दो या दो से भी अधिक भागों में विभाजित हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं विखंडन, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, और जब विखंडन में यह जीव जो है दो कोशिकाओं में विभाजित होता है तो इसे हम बोलते हैं द्विखंडन, और दो से अधिक यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं में जब जीव विभाजित होता है तो उसे हम बहुखंडन बोलते हैं। तो द्विखंडन जो है मुख्यतः अमीबा में पाया जाता है। अमीबा में कैसे? देखिए आप, ये अमीबा का चित्र है। ठीक है, और इसमें अंदर देखिए केंद्रक दिखाई दे रहा है। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है? केंद्रक थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है। ठीक है, केंद्रक बड़ा होने से क्या होता है? ये केंद्रक देखो डबल सा हो गया। ठीक है, डबल होने के बाद में यहाँ से जो है एक जीव जो है दो भागों में बट जाता है और दो जीव नए जीवों का निर्माण हो जाता है। यानी कि एक जीव की जो कोशिका होती है जब वो दो भागों में बट जाती है तो उसको हम द्विखंडन, अलैंगिक प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुखंडन की। जब जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है तो उसे हम बहुखंडन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लेज्मोडियम में, किसमें? प्लेज्मोडियम में। अब इसी प्रकार से प्लेज्मोडियम में क्या होता है कि एक जीव होता है। ठीक है, उससे क्या होता है? बहुत सारी कोशिकाओं में यानी कि बहुत से छोटे छोटे जीवों में ये बढ़ जाती है और क्या कहलाता है? बहुखंडन, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की सेकेंड विधि, जिसका नाम है खंडन। तो खंडन किसे कहते हैं पहले देख लेते हैं। इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पायरोगायरा।
जैसा कि साथियों आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक बहुकोशिकीय जीव है जिसमें ये छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित होकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित होकर नए जीवों का निर्माण ही क्या कहलाता है, खंडन कहलाता है। अब हम बात करते हैं पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन। इस प्रक्रम में किसी कारणवश, ठीक है, जब कोई जीव कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और तब प्रत्येक टुकड़ा जो है नए जीव में विकसित हो जाता है, उसे हम बोलते हैं पुनर्जनन। साथियों जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, उदाहरण के लिए प्लेनेरिया एवं हाइड्रा में क्या होता है, पुनर्जनन होता है। ये जहाँ से भी कट जाते हैं या जहाँ से भी खंडित हो जाते हैं, वहाँ से ये एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये 3 टुकड़ों में प्लेनेरिया जो है खंडित हुआ और तीनों टुकड़ों से एक नए जीव का निर्माण हो गया। और ऐसे ही हाइड्रा में होता है, ये जो है एक नए जीव का निर्माण करते, जितने भागों में ये बट जाते हैं उतने ही जीवों का निर्माण करते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ विधि मुकुलन की। तो इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक उभार उत्पन्न होता है, एक मोटापन उत्पन्न होता है, जिसे हम मुकुल कहते हैं। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित होता है। पहले नन्हे जीव में फिर पूर्ण रूपेण एक जीव के रूप में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है, जैसे कि हाइड्रा या ईस्ट या जिसे हम बोलते हैं खमीर। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हाइड्रा का चित्र बना हुआ है। हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार से होता है, ये आप इसके शरीर पर एक उभार देख रहे हैं, ये यहाँ पर छोटा सा उभार देख रहे हैं। ये धीरे धीरे थोड़ा बड़ा जीव बनता है और फिर पूर्ण रूपेण जीव का निर्माण कर लेता है और अपने जो मोयन जीव था उससे अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो ये कहलाता है मुकुलन विधि। अब बात करते हैं बीजाणु समासंग की। तो साथियों बीजाणु समासंग में क्या होता है, कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये सिरे पर क्या बन रही है, बीजाणु धानी, यानी कि जिसमें क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें बीजाणु होते हैं, बीजाणु गोल संरचनाएं होती हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये काफी मोटी भित्ति से रक्षित होती हैं और अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां मिलने लगती हैं तो बीजाणु क्या करते हैं, वृद्धि करने लगते हैं और फिर जो बीजाणु धानी होती है वो क्या होती है, फट जाती है और फटने से क्या होता है, बीज जाकर जमीन पर गिर जाते हैं। बीजों के जमीन पर गिरने से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। जब नए जीव का निर्माण हो जाता है तो इस विधि को हम बोलते हैं बीजाणु समासंग। क्या बोलते हैं साथियों, बीजाणु समासंग। तो आइए अब बात करते हैं कायिक प्रवर्धन की, कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे कि कुछ पौधे होते हैं उनका क्या होता है कि जड़ को मिट्टी के अंदर गड़ा देने से, ठीक है, गड़ा देने से या लगा देने से क्या होता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे कि कुछ तने, कुछ की पत्तियां, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक विधियां देख लेते हैं जड़ द्वारा। जैसे कि आपने डहेलिया एवं शकरकंदी की जड़ को जमीन में लगा दिया तो इससे क्या होगा, एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। सेकंड, यदि किसी पौधे का तना आपने जमीन में लगा दिया, जैसे कि आलू क्या होता है, तना होता है, अदरक क्या होता है, तना होता है, तो इसको यदि हम जमीन में लगा देंगे तो क्या होगा, एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर काफी कलिकाएं पाई जाती है, जड़ रूपी कलिकाएं पाई जाती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कृत्रिम विधियों की। तो रोपण, कर्तन एवं लेयरिंग जो है काफी कृत्रिम विधियां हैं। जैसे कि रोपण में आम, कर्तन में गुलाब, लेयरिंग में चमेली। जैसे कि साथियों आपने देखा होगा जो आम होता है, जो आम का बीज होता है उसमें क्या होता है, एक गुठली होती है। ठीक है, उस गुठली को आप जब जमीन में लगा देते हैं तो एक क्या होता है, पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, जब वो छोटा सा पौधा आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर लगा देते हैं तो इसको हम बोलते हैं रोपण विधि। इसी प्रकार से कर्तन, जब हम किसी पौधे की टहनी को काट के एक जगह से दूसरी जगह पे लगा देते तो उसे हम बोलते हैं कर्तन। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऊतक संवर्धन की। तो ऊतक संवर्धन क्या होता है साथियों,
इस विधि में शाखा के सिरे से शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे से, जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती हैं। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहां उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। फिर क्या होता है, एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए आर्किक एवं कुछ सजावटी पौधे। तो अब बात करते हैं कि कायिक प्रवर्धन के या कायिक संवर्धन के क्या लाभ हैं। तो साथियों, कायिक संवर्धन के काफ़ी लाभ हैं। तो कायिक संवर्धन का पहला लाभ है बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे। जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, उनके जैसे कि केला, गुलाब आदि, उनको जो है किस प्रकार से एक नए पौधे का उनकी जो है उत्तरजीविता, उनकी प्रजाति को बनाए रखने के लिए किस प्रकार से जो है निरंतर बनाए रखने लिए किस प्रकार से नए पौधों का जो है जन्म दिया जाए। तो ये कायिक संवर्धन विधि के द्वारा ही संभव है। ठीक है। नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। जो नए पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। बिना बीज के जो है फल को उगाने में मदद मिलती है। पौधे उगाने का सस्ता एवं आसान तरीका है क्या, कायिक संवर्धन। ठीक है। अब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लैंगिक प्रजनन में क्या होता है। तो लैंगिक प्रजनन में नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। जो लैंगिक प्रजनन होता है वो नर और एक मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब नर और मादा के युग्मक मिलते हैं तो उसे हम निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, निषेचन बोलते हैं। और संतति में विभिन्नता भी उत्पन्न होती है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, आइए देख लेते हैं। फूल पौधों का जनन अंग है। जो फूल होता है वो पौधे का क्या है, जनन अंग। यानी पौधे का जनन अंग क्या है, फूल। क्या है, फूल। एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेश्वर होते हैं। ठीक है। एक फूल के जो मुख्य भाग होते हैं वो उसका बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेश्वर आदि होते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं फूल के प्रकार। तो फूल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उभयलिंगी पुष्प एवं एकलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प में क्या होता है, जिसमें स्त्री केसर व पुंकेश्वर दोनों की उपस्थिति होती है, उसे हम उभयलिंगी पुष्प बोलते हैं। उदाहरण के लिए सरसों एवं गुड़हल। ठीक है। एक लिंगी पुष्प में क्या होता है, या तो स्त्री केसर पाया जाएगा या पुंकेश्वर पाया जाएगा। इनमें से एक ही जननांग उपस्थित होता है, जैसे कि पपीता या तरबूज आदि में। ठीक है। तो अब बात देख लेते हैं पुष्प की संरचना किस प्रकार से होती है। तो पुष्प की संरचना में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पीला पीला और ये इसकी जो डंडी आकार की जो जहाँ से निकल के गया है, इस पराग कोष तंतु को हम पुंकेश्वर बोलते हैं। और ये जो पीला जो बीच वाला अंडाणु के होते हुए निकल के आया है, जो बड़ा सा भाग है, इसको हम वर्तिकाग्र या वर्तिका अंडाशय बोलते हैं। जो अंडाशय से होते हुए आता है, इसको हम स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। और इसके जो नीचे का भाग होता है, इसको हम बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड या अंडाशय बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो ये आप नीचे देख रहे हैं, जो कली के नीचे का सबसे हरा हरा भाग होता है, जिससे ये घिरा हुआ होता है, इसको हम बाह्य दल बोलते हैं। और इसका जो आप गुलाबी रंग का भाग देख रहे हैं, इसको हम पंखुड़ी बोलते हैं। ठीक है। तो आइए अब बात कर लेते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो बीज निर्माण की प्रक्रिया में पराग कोष में उत्पन्न जो पराग कण हैं, हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र में यानी स्वपरागण के द्वारा या दूसरे फल के वर्तिकाग्र में परपरागण पर स्थानांतरित हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, पराग कोष में जो उत्पन्न पराग कण होते हैं वो क्या करते हैं, हवा, पानी या जंतु के द्वारा, किसके द्वारा, हवा, पानी या जंतु के द्वारा उसी फूल के वर्तिकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाते हैं। पराग कण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है। नंबर 4, युग्मनज में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है।
बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। नंबर 5, अंडाशय फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। आइए इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ऊपर जो दिख रहे हैं आपको परागकण, क्या दिख रहे हैं? परागकण। ये जो है वर्तिकाग्र के माध्यम से, ये पराग नली के माध्यम से होते हुए हमारे अंडाशय तक पहुँचते हैं और यहाँ पर मादा युग्मक और नर युग्मक का निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद एक बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु का निर्माण होने से क्या होता है? फूल के जो सारे भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं और केवल बीजाणु बचता है और बीजाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बीजाणु का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मानव में प्रजनन। क्या पढ़ेंगे? मानव में प्रजनन किस प्रकार से होता है, यानी यौवना आरंभ पर क्या परिवर्तन होते हैं, किशोरों में क्या परिवर्तन होते हैं, लड़कियों में क्या परिवर्तन होते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आशा करता हूँ आपको मेरा ये पार्ट अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।